Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के NCERT सॉल्यूशंस। पिछले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सबसे पहला देखते हैं The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called dash। यानी जब एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स हम ग्रो करें जो कि सेम काइंड के हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सो दे आर कॉल्ड क्रॉप। नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी क्रॉप्स उगाने से पहले जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है वो हमें बताना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। अगर हमने वाटर में डैमेज सीड्स दिया तो क्या होगा? वाटर फ्लोट करेंगे, सिंक करेंगे, क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था कि जो डैमेज सीड्स होते हैं दे फ्लोट अबव द सरफेस ऑफ वाटर और इसी वजह से फिर हम उन्हें निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। यानी अगर हमें क्रॉप उगाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, सफिशिएंट वाटर चाहिए और सफिशिएंट न्यूट्रिएंट चाहिए। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? सॉइल से मिलती हैं। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग के सीधा सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहले है खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स के दो नाम है पैडी एंड मेज। उसके बाद है राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स में आ जाएगा वीट, ग्राम और पी। फिर है केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसमें आ जाएगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। और अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करें तो उसमें आ जाएगा हमारा एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंक, यूरिन और जो भी प्लांट वेस्ट है वो आ जाएगा। आगे देखते हैं गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यानी इन दोनों के हमें एग्जाम्पल्स देने हैं। 2 एग्जाम्पल खरीफ क्रॉप के और 2 एग्जाम्पल राबी क्रॉप्स के। तो खरीफ क्रॉप में हमने जो एग्जाम्पल में पढ़ा वही लिख सकते हैं, पैडी और मेज। और राबी क्रॉप में भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, वीट एंड ग्राम। आगे देखते हैं राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी 4 अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं हमें और हमें इन चारों पे अपने अपने विचार लिखने हैं। इनके बारे में कुछ ना कुछ अपने शब्दों में लिखना है। ए देखते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज़ द फर्स्ट मेथड टू बी अलाउड बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। यानी वो पहला मेथड है जो कि क्रॉप उगाने से पहले किया जाता है। दिस मेथड इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लूजनिंग द सॉइल टू अलाउ द रूट टू पेंट्रेट डीप इनटू इट। ये मेथड इसीलिए किया जाता है, इसमें सॉइल को लूजन किया जाता है और इसीलिए किया जाता है ताकि प्लांट जो है वो अपने रूट को अंडर डीप तक ले जा सके। द लूजनिंग ऑफ द सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब्स। यानी जब हम उसे लूजन करते हैं, सॉइल को जब हम लूजन करते हैं तो उससे माइक्रोब्स का ग्रोथ, अर्थवॉर्म्स का ग्रोथ ये सब बढ़ता है। और हम जानते हैं कि ये सब फार्मर की गुड फ्रेंड्स है और इसी वजह से ये सॉइल में ह्यूमस और बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी को फुलफिल करते हैं और सॉइल को इनरिच भी करते हैं। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। यानी ये जो प्लांट्स हैं इन्हें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है ताकि अच्छे से ग्रोथ कर सके, अच्छे से इनके हर एक पार्ट फंक्शन कर सके। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग द सॉइल। यानी जिस प्रोसेस से हम सॉइल को लूजन करते हैं, उसके पार्टिकल्स को लूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं टिलिंग या फिर प्लॉइंग। टिलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। यानी जब हम उसे टिलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे का ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे आता है। तो नीचे वाली जो सॉइल होती है वो अनयूज्ड होती है, इसी वजह से वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जो है वो हाई होता है। पर जब हम टिल करते हैं तो यही जो रिच सॉइल है ये आ जाती है ऊपर और इसी वजह से जो हमारा प्लांट है उसको ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। दिस हेल्प्स द प्लांट टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। और इससे ये भी होता है कि जो प्लांट्स हैं उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और फिर वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। फिर देखते हैं सोइंग।
सोइंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन में ये एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड इन और ऑन द सॉइल फॉर फ्यूचर ग्रोथ. इस प्रोसेस में ये किया जाता है कि हम सीड डाल देते हैं सॉइल पे ताकि फ्यूचर में बाद में उसकी ग्रोथ हो सके. द सीड्स दैट आर सिलेक्टेड फॉर ग्रोइंग शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, यानी जिन सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है उगाने के लिए वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि अगर वही डिफेक्टिव क्वालिटी के होंगे तो उगेगा ही नहीं. दिस विल इम्प्रूव द नेट येल्ड ऑफ द क्रॉप. इससे क्या होगा कि क्रॉप का जो येल्ड है वो इम्प्रूव होगा. अगर अच्छे सीड्स होंगे तो अच्छा रिजल्ट मतलब अच्छा येल्ड. Sowing is usually done with the help of either a traditional tool or a seed drill. यानी सोइंग जो है वो या तो ट्रेडिशनल टूल से की जाती है या फिर सीड ड्रिल से की जाती है. द ट्रेडिशनल टूल इज शेप्ड लाइक अ फनल, यानी मेनली जो इसका ट्रेडिशनल टूल होता है वो कुछ इस तरह से फनल के शेप में होता है. इट वॉज यूज्ड अर्लियर फॉर सोइंग सीड्स, यानी शुरुआत में इसको सीड सो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. नाउ अ डेज सीड ड्रिल्स दैट मेक द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स आर यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स. और आजकल के दिनों में सोइंग के लिए उन ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें सीड ड्रिल लगी हुई होती है. जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे मूव करती है उसके पीछे की जो ज़मीन है वो धीरे धीरे ऐसे सो होने लगती है. This tool disperses seeds uniformly and shows seeds at proper depth. यानी इससे ये होता है कि जो हमारी ज़मीन है उसमें सीड्स जो है वो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंसेस पे इक्वल सबके बीच में लेंथ होता है जितना उनके ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, और इसी तरह से प्रॉपर डेप्थ पे, यानी ऐसा नहीं कि किसी को ऊपर छोड़ दिया किसी को बड़ा नीचे गाड़ दिया, एकदम प्रॉपर डेप्थ पे उन्हें गाड़ना और बीच में इक्वल डिस्टेंसेस यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस रखना. Nowadays, seed drills that make the use of tractors are used for sowing seeds. आजकल उन सीड ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है, मतलब सीड ड्रिल्स का ही यूज़ किया जाता है सीड सो करने के लिए. अभी मैंने आपको बताया. सोइंग बाय दिस मेथड सेव्स टाइम एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम बर्ड्स, यानी इस मेथड से जब हम करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ा था तो सीड ड्रिल जो है वो मॉडर्न मेथड है और मॉडर्न मेथड में टाइम की भी बचत होती है और लेबर की भी, तो इस तरह से टाइम भी बचता है और साथ ही साथ सीड्स जो है वो बर्ड से प्रोटेक्ट भी हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वीडिंग. Undesirable plants that grow along with crop are known as weeds. Weeding is the process of removing these weeds. तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वीड्स क्या होते हैं, कि जब हम मेन क्रॉप उगाते हैं तो उसके साथ कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी अपने आप उग जाते हैं और ये जो है वो मेन प्लांट के साथ सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पिटिट करते हैं, उनके साथ कंपटीशन करते हैं और इसी वजह से उनके ग्रोथ में अफेक्ट होगा. और अगर उनके ग्रोथ में अफेक्ट होगा तो क्या होगा, कम जगह मिलेगी, कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इससे कम ग्रोथ होगी, तो कम ग्रोथ होगी तो अच्छा यील्ड भी नहीं होगा. तो ये जो वीड्स हैं वो मेन प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट्स, लाइट एंड स्पेस, और इसी रिजल्ट्स की वजह से जो मेन क्रॉप है, जो हमारे डिज़ायरेबल क्रॉप है, उसको कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कम लाइट मिलेगा, कम स्पेस मिलेगा और उसका डेवलपमेंट जो है वो भी काफ़ी कम होगा. और कम डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी काफ़ी कम होगी. थस वेरियस वीडिंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड, और इसीलिए बहुत सारी वीडिंग मेथड्स हैं. कभी कभी मैनुअली भी किया जाता है खुरपी की मदद से, और कभी कभी वीडीसाइड्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि 2,4-D, मेटाक्लोरिन, ये सब वीडीसाइड्स है. इन्हीं से वीड्स को रिमूव किया जाता है. अब देखते हैं थ्रेशिंग. थ्रेशिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम चाफ. यानी ये जो थ्रेसिंग है वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ग्रेन्स को चाफ यानी भूसे से अलग करते हैं. इट इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, यानी क्रॉप को काट लेने के बाद ये काम होता है. इट इज़ यूजुअली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन नोन एज कंबाइन, यानी आम तौर पे इसे एक मशीन से किया जाता है जिसका नाम है कंबाइन. इस मशीन में हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है. इससे प्लांट्स हार्वेस्ट होते हैं और साथ ही साथ जो ग्रेन्स हैं वो क्लीन भी हो जाते हैं थ्रेशर की मदद से. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर्स.
यानी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रेटा एंड प्लांट वेस्ट। यानी ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये हमें कमर्शियली अवेलेबल होते हैं किसी भी दुकान में, और ये मेनली फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। जबकि जो मैन्योर है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि किसी भी ख़राब चीज़ के डीकम्पोजिशन से बनता है। अब चाहे वो प्लांट वेस्ट हो, एनिमल एक्सक्रेटा हो, इन सब के डीकम्पोजिशन से मैन्योर बनता है। जबकि जो फर्टिलाइजर्स है ये हमें कमर्शियली मिल जाते हैं। फर्टिलाइजर्स कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन नेचर। यानी फर्टिलाइजर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मैन्योर इज़ नोन टू हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड वेरी लिटल अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यानी ऐसा बोला जाता है, सच में होता है कि मैन्योर जो है उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं पर उसमें जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी कम अमाउंट में होते हैं। Fertilizers ensure healthy growth and development of plants by providing them with nitrogen, phosphorus and potassium। यानी इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट के लिए हम खरीदते हैं। मान लीजिए हमारे सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो हम नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर्स खरीदेंगे, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजर्स है इससे हेल्थी ग्रोथ होती है और हेल्थी डेवलपमेंट भी होती है। प्लांट्स को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम सारी इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं। दे हेल्प इन इनरिचिंग द सॉइल विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी इनसे सॉइल जो है वो इनरिच होता है ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स की मदद से। The addition of fertilizers to the soil requires special guidelines such as dose time, post-addition precautions, etc. to be followed। यानी जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको जब हमें डालना होता है तो उसके लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस होती है कि कब डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, ये सब चीज़ें। जबकि जो मैन्योर का एडिशन होता है उसमें किसी भी स्पेशल गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं होती है। आगे देखते हैं। अ फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। यानी फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि वो केमिकली बना है। जबकि मैन्योर जो है वो नेचुरली सोर्स है, इसी वजह से वो सॉइल को ह्यूमस भी देता है और साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ करता है। और फर्टिलाइज़र्स जो है उनसे बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है एंड ऑल्सो इट कैन नॉट रिप्लेस ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल। जबकि जो मैन्योर्स होते हैं ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ फार्म वेस्ट को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो हमें बताना है कि इरिगेशन क्या होता है और साथ ही साथ इरिगेशन के 2 मेथड्स बनाने हैं जिसमें पानी को कंजर्व किया जाता है। इरिगेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर इज़ सप्लाइड टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। यानी इरिगेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्रॉप्स में रेगुलर इंटरवल्स, अब चाहे वो 3 डेज़ का हो, 3 मंथ्स का हो, रेगुलर इंटरवल्स पे उनमें पानी सप्लाई किया जाता है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वैरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स, क्रॉप्स एंड सॉइल टाइप्स। यानी अभी जो टाइम है कि कब कब देना है, कैसे देना है, कितनी बार देना है, फ्रिक्वेंसी जो है, ये सब चीज़ें अलग अलग प्लांट, अलग अलग सीजन्स और अलग अलग सॉइल टाइप में अलग होती है। अगर उस सॉइल में अगर पहले से वाटर है तो और डालने की क्या ज़रूरत है, कम ही डालेंगे हम। अगर वो क्रॉप कम पानी लेता है तो हम कम पानी डालेंगे, ज़्यादा लेता है तो ज़्यादा देंगे, और अगर बारिश का मौसम है तो हम कम देंगे। क्यों? क्योंकि पहले उसको पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सोर्सेस भी होते हैं इरिगेशन के, जैसे कि वेल, कैनल्स, रिवर्स, डैम्स, पॉन्ड्स और लेक्स। इसके साथ हमारा एक और क्वेश्चन था कि हमें इरिगेशन के 2 मेथड्स बताने हैं जिससे पानी को कंजर्व किया जा सके। तो हम लिख सकते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड हैविंग फ्यूअर वाटर सप्लाईज। यानी ये अनइवन लैंड के लिए काफ़ी अच्छा है जहाँ पे काफ़ी कम वाटर सप्लाई हो। In this method, water is supplied using pipes to one or more central locations within the field। यानी इससे सोर्स तो एक ही होता है पर पाइप्स की मदद से एक ही सेंट्रल लोकेशन से बहुत सारी जगहों पे इरिगेट किया जा सकता है।
When water is allowed to flow under high pressure with the help of a pump, it gets sprinkled on the crops. यानी जब हाई प्रेशर से वाटर को वहाँ से भेजा जाता है तो फिर ये जो है क्रॉप्स में स्प्रिंकल कर देता है वाटर. अब ड्रिप सिस्टम देखते हैं. In this system, water is delivered at or near the roots of plants drop by drop. यानी ऐसा सिस्टम है कि इसमें पानी जो है बूंद बूंद प्लांट के जड़ तक पहुँचाया जाता है. This is the most efficient method of irrigation as there is no wastage of water at all. यानी ये इरिगेशन का सबसे अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता. और ये जो मेथड है वो उन जगहों के लिए काफ़ी अच्छा है जहाँ पे पानी की कमी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ वीट इज़ शोन इन द खरीफ सीजन वॉट वुड हैपन. वीट हम जानते हैं गेहूँ, और खरीफ सीज़न हम जानते हैं जून से लेके अक्टूबर तक. तो वीट तो वैसे राबी क्रॉप है, तो अगर हम इसको खरीफ सीज़न में उगाते तो क्या होता वो हमें बताना है. तो हम जानते हैं कि खरीफ सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. So, if wheat will be sown in the Kharif season, then the whole crop might get destroyed because of many factors such as the lack of optimum temperature, adaptability, availability of pests, etc. Kharif season includes the rainy season, which is not favorable for the growth of wheat crop. Therefore, wheat crop should not be sown during this सीज़न. और साथ ही साथ अगर हम वीट को उस सीज़न में उगाएंगे तो ये जो जानते हैं कि हम इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हो सकता है कि ज़्यादा पानी की वजह से पूरा का पूरा वीट क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड. यानी जब हम बार बार एक ही ज़मीन में बार बार प्लांटेशन करते हैं तो उससे सॉइल को क्या इफ़ेक्ट होता है वो हमें बताना है. तो अगर हम कंटिन्यूस प्लांटेशन करेंगे कि अभी ये किया बिना ब्रेक दिए दूसरा, बिना ब्रेक दिए तीसरा, तो क्या होगा कि उसके जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे. सॉइल जो है वो उनके अमाउंट में पुअर हो जाएगी. प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग. यानी प्लांट्स को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, अच्छे से उनकी फंक्शनिंग हो सके. When a farmer continues to grow crops one after the other, then all nutrients available in the soil reduce and crop yield decrease automatically. यानी जब फार्मर जो है एक के बाद दूसरा क्रॉप उगाता है तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और इसी वजह से जो क्रॉप यील्ड है यानी जो प्रोडक्ट है वो भी कम हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. इसमें हमें बताना है कि वीड्स क्या होते हैं और हम कैसे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वीड्स जो हैं वो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं जो कि मेन प्लांट के साथ ग्रो करते हैं और उनके साथ कॉम्पिटिट करते हैं, और इसी वजह से मेन प्लांट को कम न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस, ये सब चीज़ें कम मिलती हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है. और इन्हें कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं, एक है मैनुअली और एक है केमिकली. मैनुअली हम उन्हें हाथ से खुरपी से अलग कर सकते हैं और केमिकली हम कुछ फंगिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे ये जो हमें दिए हैं इनको हमें प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है. तो मैं आपको प्रॉपर ऑर्डर में दिखाती हूँ. सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, फिर प्लॉगिंग की जाती है, फिर सो करते हैं सीड्स, फिर मैन्यूरिंग, उसमें मैनर्स ऐड करते हैं, फिर इरिगेशन यानी सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स, फिर जब वो पक जाते हैं तो उन्हें उनकी कटाई होती है यानी कि हार्वेस्टिंग, और उसके बाद उन्हें शुगर फैक्ट्री भेज दिया जाता है. ठीक है. यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं. विश यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.